काबुल के एक बड़े अस्पताल पर हुआ एक बहुत ही भीषण हवाई हमला, हम्म और दूसरी तरफ मध्य पूर्व के समंदर में तेल के टैंकरों पर मंडराता हुआ खतरा, और फिर एकदम से कट टू भारत में एक आम नागरिक की रसोई में रखा हुआ एलपीजी सिलेंडर। बिल्कुल, सुनने में लगता है कि इनका आपस में क्या ही लेना देना है। एग्जैक्टली मतलब सतह पर देखें तो ये तीनों घटनाएं एकदम अलग दुनिया की लगती हैं। हाँ। एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, एक वॉर जोन है, और एक हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी है ना। लेकिन आज हम जो डीप डाइव करने वाले हैं ना, हमारे पास द इंडियन एक्सप्रेस की 16 मार्च 2026 की रिपोर्टिंग का पूरा स्टैक है। हाँ। और ये इन अलग अलग फोल्डर्स को मिलाकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तस्वीर हमारे सामने रखता है। हाँ, और हमारा मकसद भी यही आज, सिर्फ अलग अलग खबरें पढ़ना नहीं, बल्कि उन अदृश्य तारों को खोजना जो दुनिया के एक कोने में हो रही इस पूरी जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल को सीधे हमारी जेब से जोड़ते हैं। सही बात है। तो चलिए इन उलझे हुए तारों को थोड़ा सुलझाते हैं। शुरुआत करते हैं काबुल की उस खबर से जिसने हर जगह हेडलाइन बनाई हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक काबुल में एक 2000 बिस्तरों वाले अस्पताल पर पाकिस्तानी हवाई हमला हुआ है। ये बहुत ही भयानक है। और तालिबान का दावा है कि इस हमले में कम से कम 400 लोग मारे गए हैं और 250 से ज्यादा घायल हैं। मतलब इस स्केल की कल्पना करना भी ना एक सिहरन पैदा करता है। बिल्कुल, 2000 बिस्तरों का अस्पताल कोई छोटी क्लिनिक तो होती नहीं है। हाँ, पूरा एक शहर का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो। एग्जैक्टली। और उसे एक झटके में मलबे में तब्दील कर दिया गया। ये मानवीय त्रासदी का एक बहुत ही बड़ा और चिंताजनक लेवल है। पर अगर हम इसके पीछे की राजनीति को देखें ना, तो पाकिस्तान खुद इस समय एक बहुत भारी आंतरिक उबाल से गुजर रहा है। रिपोर्ट में यह भी है कि पाकिस्तान के भीतर ईरान समर्थक हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। ओहो, हाँ, जिनमें 22 लोगों के जान जा चुकी हैं। तो ये सिर्फ दो देशों के बॉर्डर का झगड़ा नहीं है अब, मतलब ये पूरे रीजन में एक विचारधाराओं का टकराव बन गया है। हाँ, जो कि बहुत तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। तो मतलब ये आग सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। अब देखिए ना, अमेरिका और ईरान के बीच का जो तनाव है वो सीधे तौर पे एनर्जी सेंटर्स पे आ गया है। बिल्कुल। रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका ने खारगे आइलैंड पर हमला किया है, और दूसरी तरफ यूएई के फजेरा तेल क्षेत्र में ड्रोन हमले हुए हैं। मतलब भारत के लिए थोड़ी राहत की बात ये थी कि फजेरा टर्मिनल पे जो एक भारतीय क्रूड टैंकर था वो सुरक्षित लौट आया। हाँ, ये एक अच्छी खबर थी बीच में। लेकिन मुझे एक बात बताइए जी, ये खारगे आइलैंड और फजेरा पर जो हमला है ये कोई नॉर्मल मिलिट्री बेस पर हमला तो लगता नहीं है। इसके असली मायने क्या हैं? देखिए, यहाँ ना बहुत दिलचस्प बात यह है कि खारग आइलैंड और फुजेरा को आप महज जमीन के टुकड़ों की तरह मत देखिए। अच्छा। ये ग्लोबल एनर्जी के चोक पॉइंट्स हैं। मतलब खारगा आइलैंड जो है वो ईरान के कच्चे तेल के एक्सपोर्ट का सबसे मेन और सबसे बड़ा सेंटर है। और फुजेरा की अगर बात करें तो उसे आप समंदर के बीचों बीच दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोल पंप मान सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोल पंप? वाओ। हाँ, मतलब वो एक बंकरिंग हब है जहाँ दुनिया भर के जो बड़े बड़े मालवाहक जहाज होते हैं ना, वो अपना फ्यूल भरवाते हैं। तो अगर कोई फुजेरा पर हमला कर रहा है तो वो किसी एक देश को नहीं मार रहा, वो सीधे ग्लोबल सप्लाई चेन की नसों को काट रहा है। एकदम सटीक बात कही आपने। इन चोक पॉइंट्स पर हमले का सीधा सा मतलब है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हाईजैक कर लेना। बाप रे। अगर जहाजों को फ्यूल नहीं मिलेगा तो ग्लोबल ट्रेड ठप हो जाएगा ना, तेल की कीमतें रातों रात आसमान छूने लगेंगी। और शायद इसी डर की वजह से हम देख रहे हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, पश्चिमी देश, उनके गठबंधनों में दरार आ रही है। बिल्कुल। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टामर से बहुत ज्यादा नाराज हैं इस बात पर। हाँ, क्योंकि ब्रिटेन ने साफ कह दिया है कि वो ईरान के खिलाफ किसी भी व्यापक युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे। राइट। और इसका कारण बहुत लॉजिकल है। कोई भी देश आज के टाइम में एक नए युद्ध में कूदकर अपनी इकोनॉमी के लिए आत्महत्या का रास्ता नहीं चुनना चाहता। सही बात है। महंगाई और मंदी से सबको डर लगता है। बिल्कुल। और यहीं से ये जो पूरी इंटरनेशनल कहानी है ना, ये सीधे हमारे दरवाजे पर आकर दस्तक देती है। अगर हम इन कूटनीति के गलियारों से बाहर आएं और सीधे भारत के बाजारों की बात करें तो इस युद्ध का सबसे बड़ा असर हमारी रसोई गैस यानी एलपीजी पर दिख रहा है। हाँ, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। चंडीगढ़ में जो हुआ वो बहुत ही कड़वा सच है यार। वहां एलपीजी की कमी हो गई और इसके चलते 4 अटल कैंटीन बंद हो गई। और अटल कैंटीन बंद होने का मतलब समझते हैं? जो गरीब तबका 5 रुपए में भरपेट खाना खा रहा था, वो निवाला उनसे छिन गया। ये सच में दिल तोड़ने वाला है। और इसी वजह से बाजार में पैनिक बुकिंग भी शुरू हो गई है। हाँ, वो तो होना ही था। मतलब लोग घबराहट में बिना जरूरत के भी सिलेंडर बुक कर रहे हैं, जिससे एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा हो रही है। सरकार को बाकायदा वार्निंग देनी पड़ी है जमाखोरी के खिलाफ। और एलपीजी की कीमतों में इजाफा भी किया गया है। लेकिन यहाँ पर ना मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है।
कैसे? मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, अगर मिडिल ईस्ट में क्राइसिस है और कच्चे तेल की सप्लाई रुक रही है, तो इसका सबसे पहला असर सिर्फ एलपीजी पर क्यों दिख रहा है? मतलब सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम तो नहीं बढ़ाए ना? वो इस झटके से कैसे बच गए? ये बहुत ही शानदार सवाल है और ये सीधा भारत के एनर्जी इंपोर्ट के स्ट्रक्चर को सामने लाता है। अच्छा, समझाइए थोड़ा। देखिए, पेट्रोल और डीजल के लिए जो हम कच्चा तेल लाते हैं ना, उसके सोर्सेज बहुत डाइवर्सिफाइड है। मतलब अलग अलग जगह से आता है? हाँ, हम रूस से भी बहुत सारा तेल ले रहे हैं, कुछ और देशों से भी आ रहा है, तो एक जगह गड़बड़ होती है तो हम दूसरी जगह से मैनेज कर लेते हैं। लेकिन एलपीजी का केस एकदम अलग है। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है। ओहो, तो मतलब अगर मैं इसे ऐसे समझूं कि एलपीजी की सप्लाई चेन एक ऐसे हाईवे की तरह है जहां कोई बाईपास ही नहीं है। एग्जैक्टली। अगर उस मेन हाईवे पर जंग का कोई बैरिकेड लग गया तो गैस सीधा भारत आना रुक जाएगी। बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। और अगर आप बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो रिपोर्ट में इसे 1979 के ऑयल शॉक से जोड़ा गया है। हाँ, मैंने पढ़ा वो। जब भी खाड़ी देशों में तनाव बढ़ता है ना, तो ये बिना बाईपास वाला हाईवे सबसे पहले ब्लॉक होता है। और पेट्रोल डीजल के दाम इसलिए नहीं बढ़ाए ताकि पूरी इकोनॉमी में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़कर भयंकर महंगाई ना आ जाए। सही पकड़े हैं। सरकार एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। और शायद यही वजह है कि गुजरात सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। हाँ, उन्होंने एलपीजी सप्लाई में 20% की वृद्धि कर दी है और पीएनजी मतलब पाइप नेचुरल गैस की तरफ शिफ्ट होने पर बहुत जोर दे रहे हैं। ताकि सिलेंडरों पर ये जो भारी निर्भरता है वो थोड़ी कम हो सके। लेकिन बात सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं है। और कहाँ जा रही है बात? ये जो युद्ध और एनर्जी क्राइसिस का डर है ना, ये कॉर्पोरेट दुनिया का कॉन्फिडेंस भी हिला रहा है। ओहो, हाँ, फोन पे वाली खबर? एग्जैक्टली। जब मैंने वो हेडलाइन पढ़ी तो मेरा तो एक पल के लिए दिमाग घूम गया। मतलब ईरान अमेरिका युद्ध का भारत की एक पेमेंट ऐप के आईपीओ से क्या कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन बहुत गहरा है। फोन पे ने अपना मेगा आईपीओ टाल दिया, क्यों? देखिए, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है। जब मिडिल ईस्ट में मिसाइलें चलती हैं तो तेल महंगा होने का डर होता है। तेल महंगा होने का सीधा मतलब है कि दुनिया भर में इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ेगी। अब इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक या फेडरल रिजर्व क्या करते हैं? वो इंटरेस्ट रेट्स यानी ब्याज दरें बढ़ा देते हैं। बिल्कुल। और जब ब्याज दरें ऊंची होती है तो बाजार से पैसा उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा। जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो शेयर बाजार की नई और रिस्की कंपनियों से अपना पैसा निकालकर सोने या सरकारी बॉन्ड में डाल देते हैं, क्योंकि वो सेफ ऑप्शन है। हाँ, तो ऐसे माहौल में बाजार से हजारों करोड़ रुपए जुटाना फोन पे के लिए बहुत बड़ा रिस्क था। वाह, मतलब मिडिल ईस्ट का एक बम सीधे दलाल स्ट्रीट पर आकर गिरता है। बिल्कुल। और इसीलिए जो कोटक महिंद्रा वाले नीलेश शाह हैं, उनकी सलाह बहुत काम की लगती है यार। हाँ, उन्होंने साफ कहा है कि जो लोग शेयर बाजार में ओवरवेट हैं उन्हें बेचकर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और जो अंडरवेट हैं उन्हें इस गिरावट में खरीदना चाहिए। मतलब इमोशंस में मत बहिए, अपना एसेट एलोकेशन का गणित सही रखिए। सही बात है, लेकिन एक बात और है जो मुझे बहुत अजीब लग रही है। क्या? जब बाहर की दुनिया में इतनी भयंकर अस्थिरता होती है ना, तो ऐसा लगता है कि देश के अंदर का सिस्टम चीजों को कुछ ज्यादा ही कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। हाँ, भारत के डोमेस्टिक मोर्चे पर अगर हम देखें तो इलेक्शन कमीशन और न्यायपालिका में कुछ बहुत ही चौंकाने वाले कदम उठाए गए हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। अब आप बंगाल को ही ले लीजिए। 2026 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने 24 घंटे से भी कम समय में राज्य के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर सबको रातों रात हटा दिया। ये कोई रूटीन ट्रांसफर तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत कड़ा संदेश है कि भाई बॉस कौन है। हाँ, चुनाव आयोग ये साबित करना चाहता है कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और उधर देश के एकदम टॉप पर लद्दाख में देखिए, वहां एक टोटल शटडाउन चल रहा है। हाँ, वो प्रोटेस्ट। हजारों लोग माइनस टेम्परेचर में सड़कों पर उतरे हुए हैं। उनकी मांग है कि उन्हें राज्य का दर्जा मिले और छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा मिले। मुझे थोड़ा ये समझाइए कि ये छठी अनुसूची का मुद्दा बार बार क्यों आ रहा है, ये क्या है असल में? देखिए, अगर आसान भाषा में कहें तो छठी अनुसूची भारतीय संविधान का वो हिस्सा है जो मुख्य रूप से आदिवासी या मूल निवासी आबादी को
उनके जल, जंगल और जमीन पर स्वायत्तता देता है, मतलब ऑटोनॉमी। अच्छा, तो वो खुद के फैसले ले सकते हैं। एग्जैक्टली। इसके तहत ऑटोनमस काउंसिल बनती है जो जमीन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर कानून बना सकती हैं। लद्दाख के लोगों को डर है कि बाहरी लोग आकर वहां की पूरी इकोलॉजी और डेमोग्राफिक्स को खराब कर देंगे। मतलब विकास वर्सेस लोकल पहचान का बहुत बड़ा टकराव है ये। बिल्कुल। लेकिन इन सब खबरों के बीच जो खबर मेरे लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग थी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट वाली थी। ओहो, वो तो बहुत ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस पंकज भाटिया को जो फटकार लगाई है ना, हाँ, उसके जो आंकड़े हैं वो लिटरली दिमाग घुमा देने वाले हैं। बिल्कुल। रिपोर्ट कह रही है कि अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच सिर्फ 3 महीनों में जस्टिस भाटिया ने दहेज हत्या के 510 मामलों की सुनवाई की और उनमें से 508 में जमानत दे दी। ये आंकड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है यार। 508 जमानत मतलब हर दिन औसतन 5 से 6 फैसले, और वो भी दहेज हत्या जैसे इतने सीरियस क्राइम में। एग्जैक्टली। कोई इंसान इतनी तेजी से केस की फाइल्स कैसे पढ़ सकता है? जवाब बहुत सीधा है, उन्होंने पढ़ा ही नहीं। सच में? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जांच में पाया कि इन सभी जमानत आदेशों का जो स्ट्रक्चर था, जो लैंग्वेज थी और जो बॉन्ड का अमाउंट था, सब कॉपी पेस्ट था। अरे बाप रे, कॉपी पेस्ट न्याय चल रहा था। सोचिए, ये न्यायपालिका की जवाबदेही पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आप न्याय को किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह नहीं चला सकते। बिल्कुल नहीं। हर केस अलग होता है, हर विक्टिम की कहानी अलग होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने यही साफ किया है कि जुडिशियल आजादी का मतलब मनमानी करना नहीं है। कर न्यायपालिका की बात हो ही रही है, तो मद्रास हाई कोर्ट का वो कोर्ट कैसे भूल सकते हैं? हाँ, वो पर्यावरण वाला। हाँ, उन्होंने इकोलॉजिकली सेंसिटिव जमीन के आवंटन को रद्द करते हुए एक टिप्पणी की, और मुझे लगता है वो कोई लीगल लैंग्वेज नहीं थी, वो प्योर फिलॉसफी थी। क्या कहा था उन्होंने? कोर्ट ने कहा, इंसान अदृश्य भगवान की पूजा करता है और दृश्यमान प्रकृति को नष्ट करता है। वाह, ये बहुत गहरी बात है ना? ये दिखाता है कि संस्थाएं अब सिर्फ कानून की सूखी किताबों तक लिमिटेड नहीं रहना चाहती। वो एक मॉरल और नैतिक स्टैंड भी ले रही हैं कि भाई, हमारा जो ये विकास का मॉडल है ना, ये अंदर से बहुत खोखला है। सही बात है। हम कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं और असली जंगलों को मार रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मोरालिटी और नैतिकता की बात से मुझे एक बहुत ही डार्क खबर याद आई, जो सोसाइटी के उस हिस्से को दिखाती है जहां नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं बची है। आप उस पवई वाले केस की बात कर रहे हैं ना? हाँ यार, मुंबई के पवई इलाके का वो क्राइम, मतलब मैं पढ़ रहा था तो लग रहा था कोई क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज की स्क्रिप्ट है। वो बहुत डिस्टर्बिंग था। एक पति ने अपनी पत्नी को मारने की 3 बार कोशिश की। जब तीनों बार फेल हो गया तो चौथी बार उसने 6 लाख रुपए में कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया। ओहो। और हत्या करवा के उसे सुसाइड का रूप दे दिया। और सबसे बड़ी बात, पुलिस ने शुरू में इसे सुसाइड मान भी लिया था। देखिए, इस तरह के मामले ना क्रिमिनल साइकोलॉजी की उस डार्कनेस को दिखाते हैं जो बहुत डरावनी है। हाँ, ये कोई सडन प्रोवोकेशन या गुस्से में उठाए हुए कदम नहीं था। ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश थी। लेकिन इसमें कैश क्या था? बॉम्बे हाईकोर्ट का दखल हुआ, डेड बॉडी को कब्र से बाहर निकाला गया, एक्सह्यूम किया गया, और जब दोबारा फोरेंसिक जांच हुई तो पता चला कि मृतका के गले पे डबल लिगेचर मार्क था। अब आप हमारे सुनने वालों को ये समझाइए कि ये डबल लिगेचर मार्क होता क्या है? देखिए, फोरेंसिक साइंस में ना लिगेचर मार्क उस निशान को कहते हैं जो फांसी लगने या गला घोटने से बनता है। ओके। अगर कोई सुसाइड करता है, मतलब फांसी लगाता है, तो वो निशान गले के ऊपर होता है और वी शेप का होता है। लेकिन अगर किसी का गला घोटा गया हो तो निशान एकदम सीधा और गहरा होता है। अच्छा। यहाँ डबल निशान मिलने का मतलब सीधा था कि पहले किसी ने गला घोटा और फिर उसे सुसाइड दिखाने के लिए फंदे से लटका दिया। एग्जैक्टली। जिससे वो दूसरा निशान बना। और इसी एक साइंटिफिक सबूत ने उस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। मतलब इंसान झूठ बोल सकता है पर विज्ञान नहीं। सही बात है। जहाँ सब कुछ बड़ा ग्लैमरस होता है। ऑस्कर्स। हाँ, ऑस्कर 2026 वन बैटल आफ्टर अनदर ने बेस्ट पिक्चर जीत ली। लेकिन मजे की बात देखिए, चर्चा फिल्म की नहीं हो रही है। हाँ, चर्चा तो ज़ेवियर बारडेम की हो रही है। बिल्कुल। हॉलीवुड के इतने बड़े एक्टर मंच पर आते हैं और सीधे फ्री फिलिस्तीन का नारा दे देते हैं। क्या अब कला और राजनीति को अलग रखना पॉसिबल नहीं रहा? देखिए, ऑस्कर के मंच पर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देना कोई नई बात नहीं है। हाँ, वो तो है। लेकिन आज के टाइम में जब दुनिया इतनी ज्यादा बंटी हुई है ना, तो ऐसे बयानों का वजन बहुत बढ़ जाता है। वो लाउड स्पीकर बन जाता है पूरा। एग्जैक्टली। कला हमेशा से समाज का आईना रही है, और जब दुनिया में इतनी उथल पुथल हो तो ये जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं वो सिर्फ जश्न मनाने के लिए नहीं रह जाते।
सही बात है। मतलब जो युद्ध मिडल ईस्ट में चल रहा है, जिसकी वजह से चंडीगढ़ में गैस खत्म हो रही है, वहीं युद्ध लॉस एंजल्स के ऑस्कर स्टेज पे गूंज रहा है। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, और यही तो आज की हमारी इस चर्चा का पूरा क्रक्स है। हाँ। अखबार की हेडलाइंस पढ़ना अलग बात है, लेकिन ये समझना कि काबुल का एक बम और फुजेरा का ड्रोन हमला कैसे फोन पे का आईपीओ रुकवा देता है। बिल्कुल। और कैसे घरेलू संस्थाओं को इतनी सख्ती बरतनी पड़ती है। सब कुछ एक बड़ी मशीन के पुर्जे हैं। एक पुर्जा हिलता है तो पूरी मशीन कांप जाती है। और इसी कंपन के बीच ना मुझे उस सोर्स डॉक्यूमेंट की एक आखिरी खबर याद आ रही है जो शायद सबसे ज्यादा डराने वाली है। कौन सी? वो सैटेलाइट वाली। हाँ, भारत का जो अपना स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट है ना, नाविक, खबर है कि उसने अपनी एटॉमिक क्लॉक यानी परमाणु घड़ी खो दी है। ये एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल फेलियर है। नाविक हमारा अपना जीपीएस सिस्टम है ताकि हम अमेरिका या किसी और पे डिपेंडेंट ना रहें। राइट। और उसमें जो एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं वो एकदम सटीक टाइम और लोकेशन बताने के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ दुनिया भर के इंटरनेशनल गठजोड़ टूट रहे हैं, ड्रोन हमलों से सप्लाई चेन खत्म हो रही है, ऐसे में हर देश कह रहा है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। बिल्कुल। लेकिन जब संकट का समय असल में आएगा और हमारी अपनी स्वदेशी तकनीक जैसे कि ये नाविक सिस्टम अगर वो ऐसे ही फेल हो गया तो हम कितने सुरक्षित हैं? ये बहुत ही क्रिटिकल सवाल है। क्या हम सच में आत्मनिर्भर हैं या ये सिर्फ एक भ्रम है जिसमें हम जी रहे हैं? इस पर तो बहुत गहराई से मंथन होना चाहिए। बिल्कुल। तो अगली बार जब सुनने वालों के घर में एलपीजी का सिलेंडर आए तो सिर्फ उसके बढ़े हुए दाम पर बात मत कीजिएगा। उन अदृश्य तारों के बारे में जरूर सोचिएगा जो उस सिलेंडर को हार्गी आइलैंड से, फोन पे के आईपीओ से और अंतरिक्ष में खराब पड़ी उस परमाणु घड़ी से जोड़ते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। खबरों की सतह से नीचे उतरते रहिए और चीजों के पीछे की असल कहानी को समझते रहिए। फिर मिलेंगे।